नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन से मेथड्स के थ्रू होता है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा होता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ, इतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ। तो जो मुख्य विधि है वो कौन सी होगी, कोई ना कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड ही होने वाली है। तो देखें वैसे जनन की जो प्रक्रिया है वो आपकी यहां पर दो प्रोसेस से कंप्लीट होती है। एक मेथड है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन बोलते हैं, और दूसरे को अपन बोलते हैं जननिक पुनर्योजन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको अच्छी तरीके से पता है अलैंगिक जनन जहां पर होता है वहां बनने वाली जो ऑफ स्प्रिंग है या जो प्रोजेनी है वो बिल्कुल अपने जनक के समान होगी। क्यों? मियोसिस एब्सेंट होगा, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा, गैमेटोजेनेसिस जैसी प्रोसेस यहां पर नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इन सारे इवेंट की वजह से उत्पन्न होने वाला जो जीव है या नया बनने वाला जो जीव है वो बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से मेथड आ जाते हैं? पहला आ जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज बाइनरी फिजन, है ना। जो आपका बाइनरी फिजन है द्विविभाजन है ना। क्या कहते हैं हम यहां पर इसको? द्विविभाजन। देखो विभाजन और विखंडन दो अलग अलग चीजें हैं, फ्रेगमेंटेशन और फिजन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब कोई जीव दो या दो से अधिक असमान भागों में टूटकर और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण कर ले, तो वो तो विधि हो गई आपकी फ्रेगमेंटेशन। लेकिन विभाजन में क्या होता है? विभाजन में जब कोई एक जीव दो समान भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। और जीवाणुओं में जनन की सबसे कॉमन जो विधि है, सबसे सामान्य विधि, वो कौन सी होती है? आपकी बाइनरी फिजन ही होती है। कैसे होती है देखें तो ये जनरली आपका एक नॉर्मल सा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में सबसे पहले यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ रेप्लिकेशन। क्या हो गया? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन से यहां पर देखें आपको एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस मिल रहे हैं? दो न्यूक्लियस। अब दोनों न्यूक्लियस बनने के बाद में ये सेंटर से इस तरीके से धीरे धीरे ग्रूव या खांच का निर्माण प्रारंभ हुआ और ये केंद्र में आती आती धीरे धीरे जो है वो पूरी सेंटर तक आ जाएगी और इस प्रकार से यहां दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, इसीलिए अपन कहते हैं द्विविभाजन। अगर एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण एक साथ हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। किसमें मिलता है? प्रोटोजोन्स के अंदर नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। और अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में देखें दूसरा मेथड है बाय एंडोस्पोर, अंतः बीजाणुओं के द्वारा, है ना। कौन से बीजाणु है ये? अंतः बीजाणु। अब देखिए अंतः बीजाणुओं के द्वारा जनन कैसे? तो जब कभी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर का प्रोडक्शन करते हैं ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर जर्मिनेट होकर नए जीव का क्या कर सके? फॉर्मेशन कर सके। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें भी वो अपने आप को कैसे बचाए रखते हैं, तो इसके लिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि इन एंडोस्पोर के कॉर्टेक्स में कैल्शियम डाइपिकोलिनेट क्या पाया जाता है? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट उपस्थित होता है। और इस कैल्शियम डाइपिकोलिनेट की उपस्थिति की वजह से ही ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट रखने का काम करती है, या फिर इस पदार्थ की वजह से ये प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति क्या रखती है? हाई रेजिस्टेंस या उच्च प्रतिरोधकता रखती है। तो किसकी बात थी ये थी बात आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड की। उसके बाद में बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी बात आ जाती है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि हाँ गैमेटोजेनेसिस होने वाला है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट होगा, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहां पर ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ना,
इन इवेंट्स की, ये सारा एक टॉप लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं, या एक डेवलप्ड फॉर्म कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन आपको पता है कि ये जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, अर्थ के ऊपर सबसे पहले बनने वाले जीवों के अंदर ये आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना ज्यादा डेवलप फॉर्म में था? नहीं था। तो यहां पर ध्यान में रखें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ना, वो एक प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही फॉर्म है, एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो किस प्रकार का है, किस कैटेगरी में आ जाता है? प्रिमिटिव, प्राचीनतम। तो जो सबसे पहले जीव विकसित हुए उनमें कुछ इस प्रकार के मेथड्स थे जिनके माध्यम से लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती थी। कौन कौन सी? ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आ जाता है ट्रांसडक्शन, और तीसरा आ जाता है कॉन्जुगेशन। एक एक लाइन में आप इनको समझ लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। क्या कहते हैं? रूपांतरण। जब किसी जीवाणु के अंदर कोई अन्य डीएनए का आप क्या कर दें? समावेश करवा दें, किसी अन्य डीएनए का, किसी वांछित जिन का समावेश करवा दें, तो वो प्रोसेस आपकी कौन सी हो जाती है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा आ जाता है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है? जब किसी जीवाणु के ऊपर कोई बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, जीवाणु भोजी, और वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है, तो वो प्रोसेस होती है आपकी ट्रांसडक्शन। और कॉन्जुगेशन के अंदर एक F पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक F नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना, या फिर आप अपोजिट सेक्सुअल इस तरीके से समझ सकते हैं, एक F पॉजिटिव है, एक F नेगेटिव है, दोनों मिलकर, दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं कॉन्जुगेशन। इनको हम फर्दर डिटेल से स्टडी करेंगे बाद में, है ना, आगे चैप्टर्स के अंदर, सेल वाले चैप्टर वगैरह में, उनमें आएंगे, तब अपन पढ़ेंगे। अभी आप एक एक लाइन में इनके बारे में ध्यान में रखें। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब किसी जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ में किसी बाह्य जीन का समावेश हो जाना। ट्रांसडक्शन भी है तो उसी तरीके का, लेकिन ट्रांसडक्शन में हम किसका अटैक करवा रहे हैं? हम बैक्टीरियोफेज का अटैक करवा रहे हैं, कि जब जीवाणु भोजी किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो आप याद कीजिए हर्शे व चेज का प्रयोग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब हम हर्शे और चेज का प्रयोग पढ़ते हैं तो उसमें वो क्या करवाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज का अटैक ही तो करवाया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप क्या करवाते हो? एक बैक्टीरिया में वांछित जिन का समावेश, यह प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा जाता है आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के अंदर एक F पॉजिटिव और एक F नेगेटिव, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इस प्रकार के मेथड को हम कहेंगे कॉन्जुगेशन, है ना। तो आप इसको यहाँ पर F पॉजिटिव और इसको आप F नेगेटिव कर सकते हो। जैसे इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका खुद का जीनोम हो गया, ये इसका खुद का जीनोम हो गया, यहाँ से इसको ट्रांसफर किया जाता है, इसकी कॉपी को, तो ये यहाँ पर भी बन जाती है इस तरीके से कॉपी। तो ये आपका कॉन्जुगेशन हो गया। उसके बाद में मोनेरा किंगडम में आ जाते हैं बैक्टीरिया। देखो, है ना, मोस्टली बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को अगर ऐसा देखा जाए तो बैक्टीरिया की स्टडी बहुत वाइड है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो आपकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ दिए हुए हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके और मैंने एक जगह बता दिया है। तो देखें, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। दो तरीके के इंपॉर्टेंस है यहां पर। देखो, एक बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटी है, हानिकारक क्रिया है, और दूसरी बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटी है। ठीक है ना, एक हार्मफुल है, दूसरी यूजफुल है। अगर बात करें हार्मफुल एक्टिविटी की, तो हार्मफुल एक्टिविटी में आप देखें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम यहां पर कुछ रोग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया। ये सारे के सारे जो रोग हैं, ये किसकी सहायता से, ये किसकी वजह से होते हैं? जीवाणुओं की वजह से। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग।
इसी प्रकार से पादपों के अंदर भी कुछ जीवाणुजनित रोग होते हैं, जैसे हम बात करते हैं सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्राई एक बैक्टीरिया है जिसकी प्रेजेंस की वजह से ही सिट्रस कैंकर होता है। नींबू के पादपों के अंदर होना, या फिर आप सिट्रस फैमिली जो ऑरेंज वगैरह जो प्लांट है उनके अंदर आपको ये रोग देखने को मिलता है। दूसरा जाता है क्राउन गोल। क्राउन गोल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एग्रोबैक्टीरियम है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो क्या करता है डाइकोट प्लांट में ट्यूमर कोज करने का काम करता है, और उस ट्यूमर उस गांठ को ही आप क्या बोलते हो, क्राउन गोल बोलते हो। तो पादपों के अंदर भी रोग होते हैं, जंतुओं के अंदर भी रोग होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है फूड पॉइजनिंग। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, विषैले पदार्थों का स्त्राव करते हैं और उनकी वजह से भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म है क्या, देखो बॉटुलिज्म को ध्यान से सुनना और कहीं पेज के टॉप पर आप नोट कर सकते हैं इस चीज को, कि कुछ जीवाणुओं के द्वारा, है ना, कुछ जीवाणुओं के द्वारा हानिकारक टॉक्सिन्स का या विषैले टॉक्सिन्स का क्या होता है, स्त्राव होता है। और ये जो टॉक्सिक पदार्थ हैं, ये टॉक्सिक पदार्थ सीधे मानव के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, और इसकी वजह से मानव की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें, बॉटुलिज्म है क्या, बैक्टीरिया के द्वारा टॉक्सिन्स का सिक्रेशन जो कहीं ना कहीं मानव के प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो कहां पाए जाते हैं, जो डिब्बाबंद फूड होते हैं, जो पैकेज्ड फूड होता है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं, जैसे अचार वगैरह ये चीजें आती है ना, इनके अंदर आपको ये बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं। तो बॉटुलिज्म का मतलब समझ में आया, आता फूड पॉइजनिंग के अंदर ही है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में एक आ जाता है वाटर पोल्यूशन की साइनोबैक्टीरिया, जैसे वाटर ब्लूम, एल्गल ब्लूम की हम बात करें तो उसमें क्या था, एक तरीके का वाटर पोल्यूशन ही तो है वो, ठीक है ना। तो यानी कहीं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर एल्गी या जो बैक्टीरिया है वो बहुत तीव्रता से वृद्धि करते हैं, किसका कारण बनते हैं, वाटर पोल्यूशन का कारण बनते हैं, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। इसके बाद में आ जाता है बायोवेपन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे जैसे एंथ्रेक्स हो गया वगैरह, ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका उपयोग बायोवेपन के रूप में किया जाता है, जैविक हथियार के रूप में किया जाता है। तो ये तो थी इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज। अब बात करें कि यूजफुल एक्टिविटीज, तो यूजफुल एक्टिविटी बहुत वाइडली है, मैं खाली हेडिंग्स आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है ना। पहला आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया का इंपोर्टेंस नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो देखें बैक्टीरिया जो है इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। बैक्टीरिया अमोनिफिकेशन की प्रोसेस भी करते हैं, बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन भी करते हैं, बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है ना। तो यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, है ना, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारे इवेंट किसके थ्रू होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। दूसरा आ जाता है बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। डेयरी प्रोडक्ट में दूध से दही का बनना, पनीर का बनना, है ना, तो ये सारी चीजें किनसे होती है, बैक्टीरिया से। एक एग्जांपल मैंने यहां पर दिया हुआ है एलएबी। एलएबी का पूरा नाम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको आप नॉर्मली कहते हो लैक्टोबैसिलस, दूध से दही का निर्माण करवाने में। और दही दूध से ज्यादा गुणवत्ता युक्त होता है, विटामिन B12 की मात्रा उसके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए यूजफुल एक्टिविटी हो गई। उसी प्रकार से एंटीबायोटिक, देखें प्रथम जो प्रतिजैविक थी वो तो कवक से आइसोलेट की गई थी। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को प्राप्त किया था। तो प्रथम प्रतिजैविक तो कवक से, लेकिन उसके बाद कई प्रतिजैविक जो हैं वो बैक्टीरिया से प्राप्त की गई। और यहां पर कौन सा बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस एक प्रकार की एक्टिनोमाइसिटीज है। देखो माइसिटीज वर्ड जनरली किसके लिए यूज लिया जाता है, माइसिटीज माइसीलियम के लिए। आप फंजाई पढ़ोगे, प्रोटिस्टा पढ़ोगे, प्रोटिस्टा के बाद में फंजाई पढ़ोगे, आप वहां पर स्टडी करोगे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो माइसिटीज वर्ड किसके लिए आ जाता है, फंजाई के लिए।
और फंजाई जनरली कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, उसमें तंतु होते हैं, हाइफी होता है, मिलकर माइसीलियम का क्या करता है, निर्माण करता है। होता है ना कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर जब बैक्टीरिया में हो, यानी अगर बैक्टीरिया फिलामेंटस कंडीशन में प्रेजेंट हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, ये मोनेरा में आता है। एक्टिनोमाइसिटीज किस में आता है, मोनेरा में। कोई फंजाई नहीं है, कोई कवक नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना। लेकिन दिमाग में एक माइसिटीज वर्ड आते ही क्या जाता है, फंजाई आता है। इसको आप ध्यान में रख लेना, अंडरलाइन कर लेना, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिनोमाइसिटीज नॉट अ फंजाई, दैट इज अ, क्या है ये आपका एक बैक्टीरिया है, आप कह सकते हो एक प्रोकैरियोट है, आप कह सकते हो मोनेरा किंगडम का मेंबर है, जो कि मैंने आपको पहले ही एग्जांपल्स में लिखवाए हुए हैं। ठीक है ना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है। उसके बाद में देखें पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर में अपन बताते हैं किसको, ई कोलाई को, कि ई कोलाई की मात्रा कहां ज्यादा। तो जो अपन बीओडी के बेस पर बताते हैं ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वहां पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा ही तो अपन बताते हैं कि बैक्टीरिया को 1 लीटर जल में कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होगी उसी को हम बीओडी कहते हैं। तो वहां पर उस बीओडी के लिए, उस बीओडी को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल ई कोलाई है। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर भी आपके कौन से हैं, ई कोलाई। इसी प्रकार से तेल साफ करने वाले जीवाणु कौन से, स्यूडोमोनास पुटिडा। कौन से होते हैं, स्यूडोमोनास पुटिडा। आपको यह भी अच्छे तरीके से पता होगा, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने एक सुपर बग का निर्माण किया था। जो समुद्र में तेल के बड़े बड़े जहाज जाते हैं, उनसे तेल का जब रिसाव होता है तो पानी के ऊपर तेल की एक परत बन जाने से अन्य जलीय जीवों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है ना। तो उस तेल को किस प्रकार से हटाया जाए, है ना। तो उस तेल को साफ करने वाले जीवाणु यहाँ पर स्यूडोमोनास पुटिडा। और इसी से आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि आनंद मोहन चक्रवर्ती ने एक सुपर बग का भी क्या किया, फॉर्मेशन, और वो यही आपकी स्यूडोमोनास पुटिडा है। ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब आप पढ़ोगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेनली आप इन 2 चीजों का उपयोग करते हो। एक ई कोलाई का उपयोग करते हो, बार बार करते हैं ना, क्योंकि ई कोलाई को आप एज ए होस्ट सेल काम में लेते हो, एज ए परपोषी कोशिका के रूप में आप काम लेते हो। किसी वांछित जिन का समावेश करवाना है, किसी प्रोटीन का प्रोडक्शन करना है, किसी एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करना है, किसी और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करवाना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, ई कोलाई का। और जिन स्थानांतरण के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम का भी उपयोग करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम से हानिकारक जिन को निकाल कर, है ना, एग्रोबैक्टीरियम जो है वो, क्योंकि वो क्या उत्पन्न करता है, वो अभी अपन ने इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज में भी स्टडी किया था। ये रहा क्राउन गोल किसकी वजह से होता है, एग्रोबैक्टीरियम की वजह से। लेकिन अगर एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में से, है ना, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में से अगर हानिकारक जिन को निकाल दिया जाए तो उसके बाद में उसमें किसी वांछित जिन का समावेश कर उसे पादप में क्लोनिंग के लिए क्या किया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये तो थी इसकी कुछ यूजफुल एक्टिविटी और ये हार्मफुल एक्टिविटी।